और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं कांकेर सुशासन से समृद्धि की तरफ इस कार्यक्रम में। के चेहरे पे मुस्कान हो, बच्चों के लिए एक सुंदर संसार हो। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं? तो आप इतने उदास होके क्यों बोल रहे हैं? ये अब थोड़ी हंसी आई चेहरे पे आपके। सबसे पहली चीज है कि अपने क्षेत्र के बारे में, यहां जो लोग बैठे हैं अधिकारी गण, ये आप ही के लिए है। और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जो आने वाले हैं, ये भी आप ही के लिए हैं। तो आपको और उत्साह से, लोकतंत्र समझते हैं ना आप? लोकतंत्र यानी आप वोट डालते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, और सरकार चुनने के बाद आप चाहते हैं कि आपके लिए काम हो। तो इन सब में जितनी आपकी भागीदारी बढ़ेगी उतना अच्छा होगा। और मुझे लगता है यही अब आपके मन में बात आनी चाहिए कि आप खुलकर, बिना झिझक, विनम्रता से, लेकिन अकड़ के नहीं। कई बार मैंने लोकतंत्र में ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं कि विधायक जी के पास जाके कागज उनके चेहरे पे फेंक दिया, करके दिखाइए क्या करते हैं आप, अब की बार देखिए वोट मांगने आइएगा, हम देख लेंगे। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। नाराजगी हो तो ठीक है, दूर हो सकती है, नहीं दूर होगी तो 5 साल में चुनाव तो आता ही है फिर। लेकिन बात अपनी विनम्रता से और दृढ़ता से करनी चाहिए। मेरे साथ मंच पर श्री दिलराज प्रभाकर जी हैं, मुख्य वन संरक्षक हैं, बहुत स्वागत उनका। एसएसपी कांकेर श्री इंदिरा कल्याण एलिसेला सर हैं, उनका स्वागत है। हरीश मंडावी साहब हैं, सीईओ जिला पंचायत, उनका स्वागत है। और रमेश निषाद जी हैं, डीओ हैं कांकेर के। और इनकी पर्सनैलिटी देखकर मैं कह सकता हूं कि बहुत दिलचस्प व्यक्ति है ये। कांकेर तो इनको अच्छे से जानता है जी। सबसे पहले निषाद साहब सुन लीजिए जी। ये भी शुभ है, जैसे नारियल हम लोग फोड़ते हैं, मोबाइल कॉल भी आना आजकल ऐसी बात नहीं है, कार्यक्रम के ठीक पहले। हाँ, जब मैं पढ़ता था तब टेलीफोन कॉल नहीं थे, लैंडलाइन वाले फोन आते थे। तो एक रीडर्स डाइजेस्ट एक किताब होती थी, वो कहती थी, उसमें एक कोट था कि किसी भी टेलीफोन कॉल को जब आप खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, अगर तब फोन आता है तो बहुत खराब लगता है। मेरे ख्याल से हम सब एग्री करेंगे। और दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर समय फोन उसी समय आता है कि आप बाथरूम से चिल्लाते हैं, किसका फोन है? बाकी लोगों की उतनी दिलचस्पी घर में होती नहीं, हमें क्या मालूम, कोई शरद द्विवेदी है, अरे बाप रे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो गया, वो बॉस है मेरे, आ रहा है फोन उनका। निशा साहब, शिक्षा एक बहुत बड़ा उपकरण है। हथियार शब्द मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि शिक्षा के साथ हथियार मुझे उपयुक्त नहीं लगता। एक बहुत बड़ा टूल है, उपकरण है। आप जिस पद पर हैं, शिक्षा के इस प्रकाश को देखते हैं, लेकिन शिक्षा दी जिस तरह से जाए वो इतना रोचक और मन को भाने वाला तरीका हो कि बच्चे स्वयं प्रेरित हो कि उन्हें स्कूल नहीं छोड़ना। जो हम आपकी भाषा में कहते हैं शाला त्यागी बच्चे, इंक्लूसिव होना चाहिए बच्चों। किस तरह से आप शिक्षा को देखते हैं और कांकेर में शिक्षा की स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज जो इस मंच में बैठे हैं उन सभी लोगों को हृदय से आभार है। और जो लोग मुझे सुनने के लिए सामने बैठे हैं उन सबको मुझे नमन है, प्रणाम है। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं उस जिले का जिला शिक्षा अधिकारी हूँ और ये जिला मेरा कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि है, सब कुछ है। इस जिले के छोटे से गांव में मैं जन्म लिया जिसका नाम है मुड़पार दखने। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो ग्राम मुड़पार में ही हुआ था। और 6वीं से 11वीं तक की जो शिक्षा है मेरी वो हाई स्कूल सरोना में हुआ था, जो उसके बगल का गांव है।
उस गांव में पढ़ने के बाद मैंने बीएससी और एमएससी जो है वो रायपुर से किया था। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि मुझे नौकरी करने का पहला अवसर मुझे उसी स्कूल में मिला जिस स्कूल में मैंने पढ़ा। एज ए लेक्चरर मैं 91 में उस स्कूल में आया और स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं 6 महीना उस स्कूल में पढ़ा भी रहा था कि उस समय वो गुरुदेव थे जिनने मुझे पढ़ाया था और प्रिंसिपल श्री स्वर्गीय एसएन शर्मा जी थे, जिनका अनुशासन, जिनका मार्गदर्शन और शिक्षा के प्रति उनका एक बेहतर सोच, तो मैं उनके सानिध्य में पढ़ा और उनके सानिध्य में ही नौकरी ज्वाइन किया। साथ में उस स्कूल से ही प्रमोशन में मैं बीओ बन के गया। फिर मैं माकड़ी में बीओ था, भानु प्रतापपुर में भी था, चारमा में था और होम ब्लॉक मेरा नरहरपुर है, उसमें भी मैं बीओ के रूप में रहा। साथ में उस स्कूल का प्रिंसिपल का सौभाग्य भी मुझे मिला। और मैं जनरली जब पढ़ता था तो लोगों से कहता था, अपने साथियों से कहता था, काश मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता। तो भगवान ने मेरी वो भी इच्छा पूरा किया और प्रिंसिपल के रूप में जो मैंने काम किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा है। और एज ए लेक्चरर मैंने स्कूल में कैसा काम किया वो भी सभी लोगों ने देखा है। मेरा स्टूडेंट बेसरा, आपके मीडिया में जो काम करता है, वो मेरा स्टूडेंट है, उनने भी वो दौर देखा है। और आज मुझे जिला शिक्षा अधिकारी को रूप में काम करने का अवसर मिला है, तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ शिक्षा का स्तर बेहतर हो और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं टीचर, उनसे मेरी आग्रह है, जो आपके पास जो बच्चा आता है वो बहुत नीडी बच्चा होता है और ऐसे परिवार से आता है, कई लोगों के परिवार में कोई शिक्षित भी नहीं होता है, पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, गरीब होता है। और मैं उसी में से एक स्टूडेंट था। मेरा बाप भी अनपढ़, माँ भी अनपढ़। अनपढ़ का लड़का आपके सामने जिला शिक्षा अधिकारी में आज बैठा है, उसके पीछे कारण है उसकी एक बेहतर शिक्षा, माँ बाप की एक बेहतर सोच। माँ बाप की सोच अच्छी होनी चाहिए और जिनके सानिध्य में वो बच्चा जाता है उस टीचर का सोच अच्छा होना चाहिए। उसको समझकर यदि हम शिक्षा देते हैं, जमीन से यदि हम उसको समझे कि वो बच्चा किस परिवेश से आया है और उन शब्दों का यदि हम उपयोग करके शिक्षा बच्चों को प्रदान करते हैं तो शिक्षा की क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल निशाद साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और आपकी स्टोरी से 2 चीज़ें मुझे समझ आई। यहाँ कई बच्चे बैठे हैं यंग एज के, कि जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। इनके मन में बहुत स्ट्रांग डिज़ायर था, बहुत मजबूत इच्छा थी कि मैं इसी स्कूल का प्रिंसिपल बनूं। बन गए। वहीं पे बात नहीं रुकी, उससे आगे जाना था, उससे आगे चले गए। 12वीं फेल एक फिल्म आई थी अभी, कितने लोगों ने देखी है? आपने देखी है। ये कहानी एक ऐसे मध्य प्रदेश के मुरैना के, जो डाकुओं से एक समय बड़ा प्रभावित था, वहाँ के एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बहुत गरीब परिवार में जन्मा और फिर आईपीएस अधिकारी बना। हमारा एक कार्यक्रम है अफसरनामा, उस कार्यक्रम में हमने मनोज शर्मा जी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि गांव में एक लाल बत्ती की गाड़ी आई किसी अधिकारी की, तो उनके मन में जब उन्होंने देखा कि इतना रुतबा है, सब लोग खड़े हो गए, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। उन्होंने कहा कि ये क्या है, मुझे तो ऐसा ऐसा बनना चाहिए। और वो बात उनके मन में बैठ गई। फिर उन्होंने पता किया, पैसे थे नहीं तो ग्वालियर आए। ग्वालियर में भिखारियों के साथ सोए हो, क्योंकि रहने की जगह नहीं थी। फिर दिल्ली गए। दिल्ली में जो बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, वहां कुत्ते घुमाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, तो पैसे देके वो कुत्ते घुमाने वाला ढूंढते हैं। 1 घंटा कुत्ते को टहला दो, आप घुमा दो, तो आपको 300 रुपये मिल जाते हैं। मनोज शर्मा जी ने उनसे पैसे इकट्ठे करके किताबें खरीदी। तो
गरीबी कमजोरी नहीं है। कमजोरी क्या है? हमारी सोच कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते ना। यही रस्सी है, यही जंजीर है जो आपके जहन में और आपके शरीर पे बंधी है। निशाद साहब सहमत होंगे मुझसे, बिल्कुल। मंडावी साहब की तरफ आऊंगा मैं। जल्दी जल्दी हम राउंड करते रहेंगे, फिर लौट के आएंगे आपकी तरफ। मंडावी साहब, आपने बात सुनी। हम जिस जगह पर हैं वहाँ की मानसिकता कई बार ऐसी बन जाती है कि कठिनाई ये होती है कि इस मानसिकता से कैसे लड़ा जाए, और बहुत कठिन होता है मानसिकता से लड़ना। हम तो परंपरा से गरीब हैं, बाप दादा भी कुछ नहीं थे, ये भी कुछ नहीं थे। आप एक सीईओ के तौर पर इस जिले को, जबकि केंद्र और राज्य की सरकारें बहुत तेजी से विकास की तरफ ले जा रही हैं और हम जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बस्तर आने वाले समय में दुनिया का एक बहुत मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एक बहुत ही आइडियल लोकेशन होने जा रहा है। ये आप और हम देखेंगे विद इन अ डिकेड। आप कैसे देखते हैं बदलते हुए कांकेर को, और क्या कहेंगे लोगों से जो आपको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं आपकी बात? सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने कांकेर के विकास को दिखाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। और आज हमारे पैनलिस्ट में आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय सीसीएफ साहब, डीओ साहब आज उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपकी पूरी टीम का स्वागत है। और हमारे बीच बहुत सारे दीदियाँ भी हैं, अलग अलग दूरस्थ गांव से भी बहुत लोग आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ जो हमारे निरा गाँव है वहाँ से भी आए हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बस्तर के बारे में कुछ बोलने से पहले एक कविता बोलूँगा, यदि आप अनुमति दें तो। सारगर्भित कविता है। दुनिया घूम के आ गए, दुनिया घूम के आ गए, दूरियां नाप के आ गए, दुनिया घूम के आ गए, दूरियां नाप के आ गए। आंखें बंद करके सोचूं तो हर सवाल का बस एक ही उत्तर, सबसे ऊपर हमारा बस्तर, सबसे ऊपर हमारा बस्तर। तो मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया घूम के आ गए हैं, लेकिन जो बस्तर में जो सुकून है और एक प्रकार से जो खुशी है वो कहीं और किसी दुनिया में नहीं है। कांकेर के बारे में बोलूं तो जिस प्रकार से हम लगातार पूरी टीम के साथ प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन की टीम हो, वन विभाग की टीम हो, हमारा जिला प्रशासन की टीम हो, चाहे हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी पूरी टीम हो, और युवा वर्ग हैं, दीदियाँ हैं, सभी मिल के हम प्रयास कर रहे हैं एक कांकेर को विकसित जिला बनाने के लिए। लगातार विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किया जा रहा है, और यह प्रयास सिर्फ विकास तक नहीं है, विकास सिर्फ संरचनाओं पर आधारित नहीं है, यह अलग अलग उनका बौद्धिक विकास कैसे हो रहा है, उनका लाइवलीहुड में कैसे विकास हो रहा है। हमारे दीदियाँ बैठी हैं, उन सबको पता है कि लखपति दीदी कैसे बने हैं, तो वो उनका विकास है। उसी प्रकार से जो दूरस्थ गांव में से बहुत लोग आए हुए हैं, खास करके कोलीबड़ा ब्लॉक से, मैं समझता हूं कि विकास कैसे होता है वो उस एक समय वह काफ़ी ज़्यादा वहाँ नक्सलियों का प्रभाव था। अभी नक्सल मुक्त हुआ है, तो उनके मन में ये बार बार ये मेरे पास अक्सर आते हैं और अब काम मांगना शुरू किए हैं। पहले ऐसा था कि काम नहीं करेंगे बोलते थे, अब काम मांगना शुरू किए हैं और फोन लगातार आता है, लगातार हम स्वीकृति करते हैं, फिर भी वहाँ लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, कुछ नहीं थे वहाँ, सभी चीज़ बन रहे हैं। यही तो विकास है, और इसी से ही हमारा जो कांकेर है आगे बढ़ेगा। हम उसके अलावा जो एक सोच के रखे हैं कि पर्यटन को हम कैसे बढ़ाएं। पासी में खमडोड़गी गांव है, वहाँ लगातार हम पर्यटन को हम बहुत आगे ले जा रहे हैं, जिसमें बम्बू राफ्टिंग, बोटिंग और भी हम ट्रैकिंग वेकिंग का प्लान कर रहे हैं। तो निश्चित ही मान के चलिए
ये कांकेर जिले का सबसे पास कई गांव हैं, लेकिन हम उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो हम सभी तरीके से, चाहे वो महिला वर्ग को हो, चाहे युवा वर्ग को, सभी को इंगेज करके हम विकास कार्य करने का प्लान कर रहे हैं। जिला प्रशासन की पूरी टीम इसमें लगी हुई है और निश्चित है इसका परिणाम बहुत जल्दी बहुत ही अच्छे रूप में निखर के आएगा, जो कांकेर जिला पूरे देश दुनिया में काफ़ी विख्यात होगा। आपकी कविता बड़ी जबरदस्त थी, तो आप लिखते भी हैं मंडावी साहब? कभी कभी नहीं लगी तो बहुत सुंदर है, और मुझे लगता है कविता कुछ छोटी लगी मुझे। अगर इसमें कुछ और बस्तर पर लिखी कोई कविता हो तो मौका अच्छा है। ये 2 लाइनें अगर आपको याद हो तो। जी चलिए अगली बारी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि अब काम मांगने के लिए दीदियां आ रही हैं या ग्रामीण आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें काम दीजिए। मैं अभी मध्य प्रदेश के एक गांव में था, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ उन्होंने अपने गांव में ही एक चीज़ आपने भी फील की होगी, जो महसूस की होगी आपने, कि मैं पूरे देश में जहाँ भी जाता हूँ तो एक सब्जी मुझे हर जगह मिलती है। कोई बता सकता है कौन सी सब्जी? पनीर। जो दुर्भाग्य से सब्जी नहीं है। किसी ढाबे पे बैठो, सब्जी में क्या है? फला पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, तड़का पनीर, ये पनीर, वो पनीर। अरे भैया, पनीर कोई सब्जी है क्या? तो मैं उस गांव में गया तो मैंने पूछा, भैया क्या खिलाओगे? वो पर्यटन की दृष्टि से तैयार एक गांव है। तो उन्होंने कहा, साहब यहाँ तो आपको सब देसी सामग्री मिलेगी जो हम परंपरा से खाते पीते हैं। और साहब वो खाना ऐसा था, भोजन ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब बस्तर की लाल भाजी का तड़का अगर किसी ढाबे पे मिल जाए, कहीं नहीं मिलता। मैं बस्तर जब भी आता हूँ पूछता हूँ कि लाल भाजी है क्या, फिर वही शुरू हो जाता है, मटर पनीर, आलू मसाला, चना मसाला, मटर मसाला। अरे भैया क्या, तो रोज ही खाता है आदमी। तो बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है जो आप कर सकते हैं। उसके लिए पढ़े। आजकल आप लोग YouTube चैनल्स देखते होंगे कि एक बिल्कुल भी कम पढ़ी लिखी महिला, भैया मैं बना रही हूँ, ये लिए हूँ, देखो जरा सा तेल लिए हुए हूँ, ये प्याज लिए, उसको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन चूंकि वो खाना अच्छा बनाती है तो उसको 2 करोड़ लोग देख रहे हैं और 4 लाख रुपया हर महीने उसके नाती पोता जो उसके पढ़े लिखे हैं वो बोल रहे हैं, अम्मा तुम बनाओ, मैं वीडियो बना रहा हूं और पैसा आएगा खूब। आपके घर में भी जो पढ़े लिखे, इसलिए हर घर में पढ़ा लिखा बच्चा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आप लोग भी YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं। मंडावी साहब जरूर आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप कभी कुछ करना चाहेंगे तो आमचो काकेर करके कुछ शुरू करिए, बढ़िया, अच्छा, ऐसा कि आनंद आ जाए उसमें। अब मैं SSP साहब की तरफ आऊंगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दायित्व इस समय मुझे लगता है, पहले तालियों से आप स्वागत करिए। हमारी फोर्स जिस तरह से बस्तर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मार्गदर्शन में जो काम ये कर रहे हैं, और इस बार तो मानसून में भी नक्सल उन्मूलन का कार्यक्रम रुका नहीं है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इतनी जांबाजी से आगे बढ़ रहे हैं हमारे फोर्स कि मैं प्रणाम करूंगा, सलाम करूंगा हमारे SSP साहब को और पूरी टीम को जो बस्तर में आउटस्टैंडिंग काम कर रही है। सर, एक परिवर्तन घट रहा है बस्तर में, और मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत, हम जब मार्च 2026 में बात करेंगे तो एक ऐसा बस्तर होगा जिसका इंतजार हम बीते 3 या 4 दशक से कर रहे थे, डिकेड से कर रहे थे। जी, पूरी बंसल टीम को धन्यवाद, और CCF सर और हरीश और सभी ऑफिसर्स और जनप्रतिनिधि और उपस्थित सभी को नमस्कार। आपने सही बोला है, ये जो मार्च 26 का टारगेट जो है, 1.5 साल पहले एक ऐसा लगता था कि एक जस्ट एक स्लोगन है, लेकिन जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी और यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब जिस तरीके से उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया है,
एज एन ऑफिसर मैं पहले भी बस्तर में काम कर चुका हूँ 3 साल, और हम लोग हमेशा यही सोचते थे कि ये पॉलिटिकल विल अगर स्ट्रांग है तो ये मुमकिन है। और इस बार जो माननीय गृह मंत्री जी का जो विज़न है, वो विज़न के साथ साथ इतना एक्शन, और जितने लोग भी संबंधित है, चाहे डेवलपमेंट में हो या पुलिस में हो, सभी को एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और हमारे जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं बस्तर में, उसमें अपने जवानों का जो बहादुरी है उसका जितना भी बोले उतना कम है। उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने बहुत इतना ऐसा काम करके दिखाया जो हम लोग भी इतने साल से देख रहे हैं, बहुत सरप्राइजिंग लगा। इसका कारण यही है कि एक यूनिटी ऑफ विजन जो बोलते हैं वो है, ऊपर से चाहे भारत सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और नीचे लास्ट यूनिट तक ये क्लियर है कि हमें क्या करना है। और गृह मंत्री जी का विजन काफ़ी साफ है। उन्होंने ये बोला कि जो हथियार पकड़ता है वो लोकतंत्र के लायक नहीं, हमको हथियार वालों से ही प्रॉब्लम है। ये आइडियोलॉजिकल बैटल करके कई लोग बोलते, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल की बैटल का ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ अभी बंदूक से डराना और एक्सटॉर्शन का एक रह गया है। और हमको जितने भी साधन संसाधन चाहिए सब प्रोवाइड किया गया है। जो अप्रूवल्स चाहिए, जो भी ग्राउंड में प्रॉब्लम्स आती है उसको दूर किया गया है। और इतना कीन मॉनिटरिंग किया गया है। हर हफ्ता मीटिंग होती है, डीजी साहब लेते हैं ऑपरेशंस के बारे में, केसेस के बारे में और डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में, जिसके फलस्वरूप अभी पिछले सिर्फ 1.5 साल में 230 किलोमीटर का रोड बना है। 60 से ज़्यादा यहाँ पे मोबाइल टावर लगे हैं। और इतनी जगह, जैसे हरीश बता रहा था और अच्छे बता पाएगा, ऐसे जगह जो कोयली बेड़ा से नीचे कभी सोच नहीं पाते थे। पानी डोबीर एक ऐसा जगह है जहाँ पे नाम से कांकेर वाले डरते हैं कि वहाँ जा ही नहीं सकते, नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। आज की डेट में पानी डोबीर में कुछ भी नक्सल प्रभाव नहीं है, और गांव वाले को पूरा 100% सैचुरेशन के टारगेट से जो डेवलपमेंट स्कीम चल रहे हैं, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कांकेर की बदलती तस्वीर की। एंड मैं तो बोलूँगा इसमें 2 ही लोग क्रेडिट ले सकते हैं, एक जो है पॉलिटिकल सेटअप जिन्होंने विजन दिखाया, और जो ग्राउंड में जो फाइट करने वाले जवान हैं। थैंक यू। 200 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें, 230 किलोमीटर सड़कें, 7 मोबाइल टावर्स, और एक बहुत साफ विजन कि हमको अब जवाब देना है, क्योंकि लोकतंत्र में हथियार और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक हैं, और आज़ादी हमने अहिंसा से हासिल की है। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई हिंसक तौर तरीके अपनाता है तो उसे इरेडिकेट, उसे ख़त्म भी कैसे किया जाना है, और ये हमारी फोर्स ने दिखाया। मैं फिर चाहूँगा कि एक बार आप उनके मनोबल के लिए, उनकी शक्ति के लिए तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत कठिन होता है गड़गड़ाती हुई बंदूकें, गोला बारूद के बीच में अपने मनोबल को बनाए रखते हुए जीत के लिए संघर्ष करना, जब आपको पता नहीं होता कि अगला क्षण आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएगा। लेकिन ये मृत्यु पर विजय पाने वाले हमारे जवान हैं, जो ये नहीं सोचते कि कौन सी गोली उनके लिए उनके जीवन के समापन का कारण बनेगी, लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो बस्तर जहां सुबह और शाम शांति से भरी होगी, पर्यटकों की भीड़ होगी, हर चेहरे पर मुस्कान होगी, और सब ये कहेंगे कि इतना सुंदर बस्तर, ऐसा बेहतरीन, ऐसा प्यारा बस्तर तो हमने देखा नहीं है। सिर्फ वो उसके लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये त्याग बहुत बड़ा त्याग है, और उसके लिए उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। सीसीएफ साहब की तरफ मैं आता हूँ, दिलराज जी की तरफ। बहुत ही विनम्र और सेवाभावी दृष्टिकोण के साथ वो आगे बढ़ते हैं। सर, आप किस तरह देखते हैं वनोपज और वन, ये बस्तर की आत्मा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं ये सुनता हूँ कि अमेरिका में प्रवासी भारतीय जो छत्तीसगढ़ से हैं वो 500 रुपए में महुआ का एक लड्डू खरीदते हैं भारतीय मुद्रा में,
और उस लड्डू को खाते नहीं है, उसे अपने घर में रखकर कई दिनों तक उसकी सुगंध महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि वो महुआ के उस दौर में चले गए हैं, वो अपने छत्तीसगढ़ आ गए हैं, वो अपने बस्तर आ गए हैं, जहां महुआ महक रहा है, टप टप टपक रहा है महुआ। देखिए कितना हम मिस करते हैं जब हमारे पास बड़ी गाड़ियां होती हैं, चमकदार जिंदगी होती है, लेकिन ये पेड़ नहीं होते, वृक्ष नहीं होते, आसान आप जैसे लोग सरल नहीं होते। सर, बंसल न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ आज मंच शेयर कर रहे हमारे एसएसपी साहब, जिला पंचायत सीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी साहब, मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के साथ आज मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। हमको सुन रहे सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शरद जी ने बताया बस्तर के बारे में कि फॉरेस्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका बस्तर में है। हमारे बस्तर के सभी 7 जिलों में हमारा जो लघु वनोपज है, ये 67 से 68 ऐसी लघु वनोपज हैं जिनको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं। और जो बीच में पहले मिडिलमैन कोचिया होते थे, किसी प्रोडक्ट को जिसका एक्चुअल प्राइस मार्केट में 40 रुपये है, 7 से 8 रुपये में खरीदते थे, उसका हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये ही निर्धारित किया, जिससे लोगों को एक टेम्परेरी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिला। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है देश में टॉप करता है लघु वनोपज संग्रहण के मामले में। पिछले 4 सालों से हम लगातार देखेंगे तो देश का जो टोटल कलेक्शन होता है उसका 75% या उससे अधिक छत्तीसगढ़ से ही होता है। अगर हम कांकेर की बात करेंगे तो कांकेर लाख में अग्रणी जिला है। इसके अलावा यहाँ पे इमली का, महुआ का और भी कई सारी ऐसी लघु वनोपज हैं जिनका हम संग्रहण करते हैं। कांकेर में हमारे पास एक प्रोसेसिंग यूनिट भी है जिसमें 5 लघु वनोपज का हम प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडिशन करके हमारे जो राज्य भर की संजीवनी आउटलेट हैं, संजीवनी शॉप हैं, वहाँ पे यहाँ से सप्लाई होता है। महुआ लड्डू भी सबसे पहले इधर कांकेर में ही बनना शुरू हुआ था। शहद का भी यहाँ बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है जिसको हम भानु प्रतापपुर में इकट्ठा करा के, जो हमारी अलग प्रोसेसिंग यूनिट हैं जो कवर्धा में है, बिलासपुर में है, वहाँ पे यहाँ से भिजवाते हैं। और साल भर कोई ना कोई ऐसी लघु वनोपज है जिसको हमारे ग्रामीण अंचल के हमारे वनवासी भाई बहनें इकट्ठा करते हैं। हम अपने सेंटर पे उसको खरीदते हैं, उनको हम त्वरित भुगतान करते हैं और किसी न किसी रूप में लघु वनोपज और विभाग के कार्यों के माध्यम से उनको रोजगार मिलता है। इतना ही नहीं, वो लोग इसके संरक्षण के लिए भी बहुत प्रयास करते हैं। हमारा काम करने का फॉर्मूला भी यही है कि हमको नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग करनी है। तो ये जो विनाश विहीन विदोहन है, इसकी वजह से बस्तर में जो वन संपदा है वो बहुतायत प्रचुर मात्रा में है और आगे भी जब बस्तर विकास में हम अपना योगदान देंगे तो बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट्स, कलेक्शन सेंटर इस संभाग में आने वाले हैं। सुंदर बात आपने कही और मुझे लगता है कि आप जरूर सोच रहे होंगे, वन विभाग का महकमा जरूर ये सोच रहा होगा कि प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या और बढ़ाई जाए बस्तर में, जिससे मौके पर ही जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाना है वो तैयार किया जा सके, चाहे वो शहद हो, लड्डू हो या फॉरेस्ट के कुछ और उत्पाद हो। एक राउंड और हम सवालों का लेते हैं। मैं निशाद साहब की तरफ जल्दी से चलूंगा, थोड़ा संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। आज के विद्यार्थियों के मन में क्या जज्बा आप देखते हैं, वो किस तरह की एजुकेशन के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं यूरोप के मॉडल को देखता हूं। हमारे यहाँ से जब जो लोग संपन्न हैं या संपन्न नहीं भी हैं, लोन लेके अपने बच्चों को भेजते हैं, तो वो बच्चे वहाँ जाकर किसी होटल में वेटर का काम भी करते हैं, किसी हॉस्टल में चौकीदारी भी करते हैं, क्योंकि ये वहाँ का मॉडल है। आप पैसे इकट्ठा करिए और अपनी पढ़ाई भी करिए, अपने भोजन की व्यवस्था भी करिए।
इस मॉडल पर हमको भी आना पड़ेगा। हमें वोकेशनल केंद्रीय शिक्षा नीति इस पर बहुत जोर देती है। ये स्कूलों में ही अब ये परंपरा तैयार होनी चाहिए कि 10वीं 11वीं 12वीं तक बच्चा आए तो वो कुछ अर्निंग वाइल लर्निंग सीखते हुए कमाना भी शुरू कर दे। जी, राज्य सरकार भी, हमारे छत्तीसगढ़ में भी वोकेशनल मतलब व्यावसायिक शिक्षा को बहुत गति से आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान में हमारे कक्षा 9वीं से ही ये व्यावसायिक शिक्षा जो है वो संचालित है, जिसमें ब्यूटी पार्लर है, आईटी है, अन्य प्रकार के जो ट्रेड हैं, जिसमें बच्चा जो है वो पढ़ते पढ़ते सब कुछ सीख सकता है। मोटर मैकेनिक का भी काम सीख रहा है, वो सिलाई प्रशिक्षण का भी काम सीख रहा है, ब्यूटी पार्लर का भी काम कर रहा है। तो राज्य सरकार भी उस ओर बच्चों को ले जाने का प्रयास कर रहा है, ताकि जब बच्चा 12वीं पास आउट होकर निकले तो वो अपने खर्चे जो निकाल सके। ये क्षेत्र में हमारी राज्य सरकार जो है काम कर रही है, और ये बहुत अच्छा सोच है राज्य सरकार की कि बच्चे को जो चीन में जैसे बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ता है तो बच्चा कुछ ना कुछ हुनर उसके पास रहता है, कोई खिलौना बनाना भी जानता है, कोई चिप्स बनाना भी जानता है, ऐसा काम करता है। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इस ओर अग्रसर है, और राष्ट्रीय नया शिक्षा नीति में भी यही बात केंद्र सरकार धीरे धीरे हमारे राज्यों में और पूरे देश में लागू करने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर 1-2 साल के अंदर यहाँ के जो बच्चे हैं वो पास आउट 12वीं पास आउट होने के बाद अपनी शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर अपना रोजगार खुद संचालित कर पाएंगे। ये अपेक्षा है हमसे, उम्मीद कर रहे हैं, और देखने को भी मिल रहा है। शिक्षा में बहुत अच्छा कांकेर जिले का स्थान हमेशा अच्छा रहा है। इस साल हम 10वीं में भी टॉप पर बच्चे जो है हमारे जिले का है, 12वीं का भी टॉपर बच्चा हमारे जिले का है। ये बेहतर एजुकेशन व्यवस्था के कारण, इस जिले की बेहतर एजुकेशन संसाधन के कारण, और जिला प्रशासन ने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मावा मॉडल ट्रेनिंग सेंटर भी संचालित है अभी जिले में, जिससे बच्चा कंपटीशन के क्षेत्र में भी आगे जा सकता है। फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग उनको कोचिंग दिया जा रहा है। ऐसा बहुत कम जिलों में व्यवस्था है। जिस कोचिंग को लेने के लिए हम बिलासपुर जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, आसानी से वो कोचिंग की व्यवस्था इस जिले में की गई है। प्लस सेंट्रल लाइब्रेरियां हैं। लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर अभी ब्लॉक लेवल पर लाइब्रेरी, जिला लेवल पर लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में एक साथ 150 बच्चा बड़ा आसानी से पढ़ सकता है। ये व्यवस्था वो जो रायपुर जैसे बड़े शहरों में होता है वो आज कांकेर को देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करना है इसके कारण हमारे बच्चे जो हैं वो पास आउट होने के बाद कहीं बेरोजगार नहीं रहेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। बढ़िया, बहुत शानदार। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। गुजरात में परंपरा है ऐसी कि कितना भी संपन्न व्यापारी हो, सब में नहीं है, कुछ कास्ट में है ये परंपरा। बीच में खबर मैंने देखी कि 2 भाई गले मिल के रो रहे हैं एक दुकान के बाहर, और बाद में पता चला कि जो छोटा भाई साड़ी की दुकान पे साड़ी दिखाने का काम करता था वो गुजरात के एक अरबपति का बेटा है। उनके यहाँ ये परंपरा है कि व्यापार व्यवसाय के गुण सिखाने के लिए वो 3 महीने के लिए अपने परिवार के बच्चे को जेब में थोड़े से पैसे देके निकाल देते हैं। जाओ, 3 महीने अगर तुमने कहीं 4 महीने अपना जीविकोपार्जन कर लिया, कहीं नौकरी कर ली, तो फिर वो ये मानते हैं कि नहीं ठीक है, अब बढ़िया है। तो बच्चों को सिखाने के लिए उनको कलेजे से तो लगाइए, लेकिन थोड़े निष्ठुर भी हो जाइए, उनसे पूछिए। मैं देखता हूं आजकल मेरे ही कई मित्र हैं सर, वो कहते हैं हमने बड़ी तकलीफें उठाई, बच्चे को नहीं उठाने देंगे। क्यों नहीं उठाने देंगे भाई? क्यों नहीं उठाने देंगे? बिना तकलीफ के कोई मुकम्मल हुआ है क्या? तकलीफें ऐसे नहीं है कि जबरन कांटे डाल दिया आपने रास्ते में। मंडावी साहब, इस पर भी थोड़ी रोशनी चाहूंगा। आप एक युवा अधिकारी हैं हमारे एसएसपी साहब की तरह, अभी तो युवा तो सभी हैं,
मुझे छोड़ के। जी जी मुंडावी साहब। बच्चे के बारे में आपने पूछा है, निश्चित ही वाकई में मुझे लगता है कि बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम जो रहता है सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है माता पिता का ही। यदि माता पिता सोचेंगे और बच्चा यदि कॉन्फिडेंट है तो निश्चित ही उनका भविष्य बन सकता है। अभी डीओ साहब ने माओ मॉड्यूल का एग्जाम्पल दिया, मैं कल का ही एक रिजल्ट बताना चाहूँगा। माओ मॉड्यूल का पहला रिजल्ट हमारा आया है, जो नगर सेना भर्ती हुआ है, उसमें 20 विद्यार्थी माओ मॉड्यूल से सेलेक्ट होके आ गए हैं। ये पहली सफलता हम लोगों की माओ मॉड्यूल की है। तो निश्चित ही जिला प्रशासन की टीम उसमें लगातार काम कर रही है। सेम ऐसी एक पुनः प्रयान करके हम लोग जारी है, से ही संभव है। वहाँ जो लोग हैं वो उनको लगातार मोटिवेट करते गए, जिसके कारण से ही संभव है कि लगातार कुछ ना कुछ जो है वो कांकेर जिला इसमें प्रयास भी कर रहा है। और यही शिक्षा के कारण से, जैसे मैं खमडोड़ी का एग्जाम्पल दिया था, खमडोड़ी के जो ग्रामीण के जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं और उन्होंने उसको विकसित किया कि कैसे पर्यटन केंद्र बनाया जाए। उसी प्रकार से 2-3 ग्राम पंचायत से अभी हमारे पास और डिमांड आ रहा है। हम निश्चित ही उसको कोलीबड़ दुरुकोंदल एरिया में भी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा कांकेर जिला हमेशा शिक्षा में आगे रहा है और शिक्षा की बदौलत यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे यहाँ से IAS, IPS और अलग अलग सर्विसेज में पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। तो हमारा कांकेर जिला अग्रणी रहा है और निश्चित ही उसको हम एक मोमेंटम बनाने के लिए हम हमेशा इसको प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद कांकेर जिला जो है वो एक कल्चर के लिए हमेशा फेमस रहा है। हमारा भी प्रयास यही है कि यहाँ का जो हमारा बस्तर का कल्चर है उसको हम लेकर एक अभी कार्य योजना बना रहे हैं कि यहाँ जितने प्रकार के विभिन्न जाति के जो कल्चर होते हैं, जनजाति के कल्चर होते हैं, उसको संरक्षित कैसे रखा जाए। क्योंकि बहुत सारे त्यौहार होते हैं यहाँ, अलग अलग प्रकार के त्यौहार होते हैं, अलग प्रकार की संरचनाएं हैं। तो इन सब संरचनाओं को और उनको कैसे संरक्षित किया जाए उस पर अभी कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। निश्चित ही इसका परिणाम और हम नए जनरेशन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी तक वो चीज़ पुराने जनरेशन तक है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए हमें प्रयास करने वाले हैं और उसके लिए कार्य योजना बन रहा है। तो निश्चित ही जो हमारी नई पीढ़ी है, जो शिक्षित पीढ़ी है, वो उसको आगे लेके चलेगा तो निश्चित ही उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कृति है वो भी उसका संरक्षण होगा और साथ में संवर्धन भी होगा। बहुत ही सराहनीय बात है। खासतौर से ये बात मन को छूती है कि पहला पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और प्रणाम है उन महिला के हौसले को और प्रणाम है हमारे बस्तर प्रशासन को, जिला पंचायत को, तमाम अधिकारियों को जिन्होंने मिल के इस सपने को साकार किया। सपना होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक बहुत साधारण परिवार से जन्मा। बचपन में एक छोटी सी बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि लक्ष्य व्यक्ति को बड़ा सोचना चाहिए। पिताजी बचपन में मुझे एक बड़ी उच्च कोटि की शादी समारोह में ले गए। वहाँ मेरे बगल जो बच्चा बैठा था मुझसे उम्र में 3-4 साल बड़ा था, उसके बाल बड़े लंबे थे, अमिताभ बच्चन स्टाइल में, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे पता नहीं था क्या कारण है, नहीं रहा गया। मैं छोटा था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, तो मैंने पूछा भैया आपके बालों से बड़ी अच्छी महक आ रही है। तो उसने मेरी तरफ बड़े नादान जैसे देखता ना, कहाँ से पागल नादान आ गया, बोला मैंने शैम्पू लगाया। मुझे शैम्पू ही थोड़ा याद रह गया। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा हम लोग नहीं यूज़ करते शैम्पू, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बात मेरे मन में अटकी थी। मैं दुकान में गया, पूछा, तो उस समय 30 रुपए की पॉन्ड्स की शैम्पू की वो बोतल आती थी, अंडे का शैम्पू होता था। तो मैं पैसे इकट्ठे कर करके 1-1.5-2 महीने में वो शैम्पू की बोतल ले आया और पूरी सर में डाल ली। ये तो नहीं मालूम था कि इतना सा यूज़ करते हैं। पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। पिताजी दौड़ कर आए, माताजी दौड़ कर आई कि क्या कर लिया। मैंने कहा ये शैम्पू है, मेरे बाल अब बहुत अच्छे महकेंगे। उन्होंने कहा महकते नहीं है, अच्छे हो जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं करना था इसको। लेकिन वो सपना जो था कि अगर आप इन सब चीज़ों को सोचते हैं कि क्या मेरे पास ये घर होगा, फिर घर के बाद एक छोटी सी गाड़ी होगी, गाड़ी के बाद अच्छा जीवन होगा, क्या आप ऐसा सोचते हैं
ये सवाल पूछेगा। यहाँ जो 4 पर्सनैलिटीज हैं, इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जीवन की तकलीफों का सामना नहीं किया। अगर पूछें तो हम एक किताब तैयार हो जाएगी अभी, लेकिन ये सपना आगे का देख रहे थे। एसएसपी साहब देख रहे थे कि अखिल भारतीय पुलिस सेवा की वर्दी जब आएगी। हमारे दिलराज साहब सोच रहे थे कि नहीं, जब एक मजबूत पद पे पहुंचूंगा। यही मंडावी साहब का सपना था, और निषाद साहब ने तो छक्का ही लगा दिया है, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। जिस स्कूल में पढ़े थे वहीं के प्रिंसिपल हो गए और वहीं के अधिकारी हो गए। फिर एक बार एसएसपी साहब की तरफ आऊंगा। सर, कुछ अनुभव आपके ऐसे भी हों जो बहुत मन को छूने वाले हों, ग्रामीणों के साथ संपर्क में, और रीसेंट पास्ट की मैं बात करूंगा। बीते 1 साल में जब आपने बहुत तेजी से नक्सल इरेडिकेशन के लिए काम किया है, इस दौरान कुछ आपके जहन में, आपके अनुभव में कोई ऐसी बात आई हो जिसने आपके मन को भी बहुत छुआ हो, तो हमारे साथ साझा कीजिए। मैं यहाँ के स्कूल बच्चों से बात किया तो कई बच्चों के मन में जो इच्छा है आगे पढ़ने का और बहुत कुछ आगे करने, मतलब कुछ बड़ा करने का, तो हम लोग भी उसमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम वर्दी वाले हैं तो थोड़ा बहुत नक्सल के बारे में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो नक्सल में चले गए और अभी वापस सरेंडर होके आ गए हैं। उनके साथ अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी आईक्यू बहुत हाई है। लोग सोचते हैं कि इनके पास दिमाग नहीं है, बस्तर में थोड़ा स्लो रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये लोग बहुत ही शार्प है। हमारे जैसे डिग्री विग्री नहीं है, लेकिन ये लोग अपने आसपास के लोगों को, आसपास के कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी पब्लिसिटी है, बट इतना शार्प है कि इनको अगर कोई भी एग्जाम में बिठा दे या चुनाव लड़ा दे तो 100% जीत जाएंगे। इतना शार्प है। और ये लोग जिस तरह के चीज़ें हमको बताते हैं, और हमको भी इतने साल बाद भी नए चीज़ें समझने को मिलता है। मैं बस्तर में अभी ऑलमोस्ट 5 साल हो गया। मैं हमेशा बस्तर से काफ़ी प्रभावित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग जो है बहुत ही सिंपल है। उनका सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ वही है। ये लोग एकदम लाइफ को बड़ा सिंपल सा और बहुत ही मैटर ऑफ फैक्टली लेते हैं। वही उनका मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो हम लोग सिटीज़ में बहुत पैनिक करते हैं, वो यहाँ नहीं है। और इनकी जो कैपेसिटी है और इनकी जो नॉलेज है, ये हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपने लेवल में भी ट्राई कर रहे हैं कि मैं यूजुअली अपने स्टाफ को भी बुला के यही बोलता हूँ कि एक, जैसे अभी कांकेर में 2000 पुलिस वाले हैं, 2000 में अगर हम लोग डिसाइड कर लें अगले 5 साल में या एटलीस्ट 8-10 साल में ये डिसाइड करें कि यहाँ हमारी फैमिलीज में एक आदमी जो है IAS बनना चाहिए, IAS, IPS, IRS, वॉट एवर इट इज़, नो प्रॉब्लम। वैसा अगर हम डिसाइड कर लें, मेरे छत्तीसगढ़ में आके 14 साल हो गया, तब से यही बोल रहा हूँ, तो दैट वुड बी लाइफ चेंजिंग। मेरे फादर एक क्लर्क थे रेलवेज में। उनका पैशन था कि मेरे 4 बेटों में से एक कम से कम IAS, IPS बनना चाहिए। और वो पता नहीं उनको कैसे वो मन में आया। और पूरा उनके पहले मेरे फैमिली में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मेरे फादर ही फर्स्ट है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ तो मेरे लड़के को PG कराऊंगा। उन्होंने ये सोचा सीधा सिविल सर्वेंट बनाएंगे, और उनके कारण आज मैं जो भी हूँ मैं हूँ। तो मैं भी आप लोगों से यही एडवाइस देता हूँ, एक ये ठान लो कि अगले 5 साल में हमारे परिवार में एक कम से कम सिविल सर्वेंट बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, एक ऐसा जगह जाएगा जो पूरी दुनिया उसको नोट कर सके। और इसका कैपेसिटी पूरा का पूरा बस्तर में है। थैंक यू। आपने कमाल की बात कही कि इतने शार्प हैं। देखिए बस्तरिया कितना शार्प है, मतलब वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। और मैं फिर सर की बात दोहराऊंगा कि ये संकल्प लें। यहाँ के बच्चे, कुछ बिटिया लोग मुझे दिख रही हैं,
कि वो तय करें कि वो राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा या अखिल भारतीय पुलिस वन और प्रशासनिक सेवा में आए। सर साउथ से हैं, मैं साउथ के अफसरनामा सर जो हमारा कार्यक्रम है, साउथ के सर के जैसे बैकग्राउंड से, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले, हमारे जैसे हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले कई ऑफिसर अपने गांव में निशुल्क कोचिंग देते हैं। स्पेशली कर्नाटका में मैं जानता हूं, उन्होंने मुझसे कहा भी कि शरद जी आप कभी चलिए, हमने लाइब्रेरी गांव गांव में खोली है। देखिए कितनी कितनी पवित्र भावना है किसी अधिकारी की कि मैं अपने जिस गांव से मैं निकला हूं, जिस मिट्टी से मैं निकला हूं, वहां से निकले आईएएस, वहां से निकले, तो बहुत अच्छी बात है। सर एक छोटी सी उत्सुकता आती है, आपसे पूछूंगा मैं एक, कि इंदिरा जो आपके नाम के साथ जुड़ा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्योंकि ये बड़ी एक मन में उत्सुकता आती है कि ये इंदिरा शब्द आपके साथ नाम के साथ, इसका क्या सिग्निफिकेंट है सर? ऐसा हम लोग 4 लड़के हैं। मेरे पेरेंट्स का पहले एक लड़की हुआ और उसकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली 2 महीने में। तो उनके बड़ा मन था 70s में कि लड़की होना चाहिए घर में, और उस समय तो पूरा दुनिया रिवर्स चल रहा था कि लड़के के लिए मारा मारी चलता था। बट हमारे घर में पेरेंट्स का ये था कि लड़की होना चाहिए, लेकिन हम 4 लड़के, फिर उनको उसके बाद भी उनको कोई उम्मीद नहीं लगी कि फिर अगला वेट करेंगे तो फिर से लड़का ही होगा। तो फिर सोचे कि अब क्या करें, इसी को एक नाम चिपका देते हैं कि लड़की का नाम। तो उन्होंने मेरा नाम जो है ओरिजिनली कल्याण है, उसमें इंदिरा जोड़ के वो खुश हो गए। क्लास 1 तक बिंदी बिंदी लगा के भेज देते थे, बाद में छोड़ दिया। जितनी सहजता से, सिंप्लिसिटी से आपने ये बात बताई, और आपके पेरेंट्स को नमन है कि देखिए नारी शक्ति के प्रति उनका क्या भाव था कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम न सिर्फ इंदिरा रखा, बल्कि अपनी भावना को भी उन्होंने व्यक्त किया। और निश्चित तौर पर आज ये जो नारी शक्ति मेरे सामने है, हम सब सहमत होंगे कि शक्ति आप ही की है, आप ही की ताकत है चलाने में। लेकिन सर के साथ जो इंदिरा शब्द जुड़ा, तो ये हमारे यहाँ कहा जाता है शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर की कल्पना है। तो यहाँ ये सर की पर्सनैलिटी और इमेंस पावरफुल हो गई इसकी वजह से। दिलराज जी की तरफ मैं चलूंगा और एक फाइनल उनसे जरूर। सर कुछ इसी तरह के हल्के फुल्के अनुभव अभी जिस तरह से मंडावी सर ने साझा किए, निषाद जी ने किए और आपने किया, एसएसपी साहब ने जी। मेरा भी बस्तर में लगभग 5 साल पूरा होने वाला है। इसके पहले मैं 2011-12 में कोंडागांव आया था, 12-14 में मैं नारायणपुर रहा। उसके बाद लगभग 9 साल में कंटिन्यू दुर्ग रहा, और प्रमोशन के बाद रायपुर दुर्ग होते हुए पिछले 1.5 साल से इधर आ गया। तो शिक्षा के लिए मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत स्कोप है, बस ज़रूरत है हेल्प करने वाले की। तो पिछली बार भी आया था मैं, तो उस टाइम में यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय खुलेंगे ऐसी मुहिम थी, और अब जब लौट के आया तो मैं देख रहा हूँ कि कोंडागांव में, नारायणपुर में वो स्कूल शुरू हो गए हैं। इसी बीच और भी कई प्राइवेट और सरकारी स्कूल यहाँ पे शुरू हुए, और जो शिक्षा का स्तर है वो पहले से अच्छा हुआ है। समय समय पे यहाँ जो हमारे साथी अधिकारी आते रहे हैं, उन लोगों ने भी पर्सनल इंटरेस्ट लेके समय निकाल के वो अलग अलग स्कूलों में गए, वहाँ बच्चों को गाइड किया, मोटिवेट किया। मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आसपास के स्कूलों में ज़रूर जाता हूँ। या यहाँ पे एक स्कूल है जो साल में एक बार जो यहाँ पे पदस्थ ऑफिसर रहते हैं, तो वहाँ पे मोटिवेशन के लिए सेलेक्टेड बच्चों को लेके आते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट वीक मेरे पास इसी स्कूल के कुछ बच्चे आए थे। हम लोगों ने लगभग 2.5 घंटे बात करी, जिस पे हमने अब हमारी सर्विस के बारे में, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बहुत सारी हमारे डिस्कशंस रहे। तो जैसा कि एसपी साहब बोले, एसएसपी साहब यहाँ पे, कि ये अगले 5 साल का है ना टारगेट रहना चाहिए कि हर घर से कोई ना कोई सिविल सर्वेंट, चाहे राज्य प्रशासनिक सेवाओं में, चाहे यूपीएससी की सेवाओं में निकले,
असली जो परिवर्तन, असली जो विकास आएगा जब यहाँ का आदमी, जैसे कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी साहब, वो जिस स्कूल से पढ़े उसी स्कूल में बाद में जाके वो प्रिंसिपल रहे और प्रमोट होते होते आज जिला शिक्षा अधिकारी हैं। तो वो जो आज से 30-31 साल पहले जो कमियां थी उस स्कूल में, कालांतर में जुड़े रहने की वजह से, शिक्षा में कनेक्टेड रहने की वजह से बहुत सारे अच्छे परिवर्तन मैं समझता हूं कि इनके रहने से आए हैं। इसके बाद रहा हम लोगों का जो रोल है इस क्षेत्र में, इस पूरे हमारे बस्तर संभाग में, हम जस्ट शिक्षा नहीं, हम जो है पर्यावरण के प्रति शिक्षा, इसमें भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हम जाते हैं तो वहाँ पे लोगों से जैसे हम बात करते हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम, तो इस वर्षा ऋतु में हमारे पूरे राज्य का जो टारगेट है 1,65,000 पौधे लगाने का है, जिसके अगेंस्ट में पूरे राज्य में हम लोग 2,13,000 से ज़्यादा पौधे, 1,65,00,000 का टारगेट है, जिसको हम 2,13,00,000 प्लस में हम कर रहे हैं। ऐसे लास्ट ईयर भी हमारा था 2,75,00,000 का, जिसमें हम 3.25 करोड़ के आसपास पहुंचे थे। तो आज के बच्चे को यदि हम ये बताएं कि इस पेड़ का क्या महत्व है, आगे आपके फ्यूचर में इसकी क्या भूमिका रहेगी, तो हम रेगुलर शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण से जुड़ी हुई जो ये शिक्षा है, इसके थ्रू भी जो है जो हमारा रोल हो सकता है वो हम प्ले करते हैं। और जहाँ कहीं भी कभी ऐसा लगता है कि किसी को हम लोगों की व्यक्तिगत या प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पे हम लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। सर, एक मेरा विनम्र सुझाव है आप सभी के लिए। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, सामने जनप्रतिनिधि भी हैं, आप लोगों से भी आग्रह है, और आप सब जो बस्तर के नागरिक हैं, आप भी इसके लिए संकल्पवान हो। मैं एक बार मध्य प्रदेश के नर्मदा पट्टी के किनारे के आदिवासी गांव में, मेरा निवेदन है कि बाकी लोग अपने माइक बंद कर दीजिए प्लीज। नर्मदा पट्टी के एक गांव में था, स्टोरी के लिए गया था। तो हमारे एक साथी जो हमारे साथ थे, उनको लूज मोशन हो रहे थे और एलोपैथिक मेडिसिन देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो बड़वानी के आगे किसी जगह एक आदिवासी बब्बा 70-75 साल के, उन्हें लगा कि वो बार बार सर्किट हाउस की तरफ भाग के जाते थे। उन्होंने पूछा इनको क्या हो गया, तो हमने बताया कि इनका पेट ठीक नहीं है और लगातार इनको लूज मोशन हो रहे। तो वो बोले बताया नहीं पहले। वो नर्मदा मैया के अंदर गए, अंदर एक डुबकी लगाई और एक घास जैसा कुछ निकाला, घास ही थी वो। उसको उन्होंने धुला पानी, नर्मदा मैया के पानी से, और बोले वो आए तो उसको भेजो मेरे पास। वो आए, उन्होंने उसकी थोड़ा सा जो उसका घास का रस होता, बोले मुंह खोलो, और 3 बूंद टपकाई उसके मुंह में। बोला फिर इसके बाद 2 घंटे बाद दूंगा मैं। 2 घंटे की तो जरूरत ही नहीं पड़ी साहब, सिर्फ वो 3 बूंदें जो मां नर्मदा के पानी से निकली हुई हर्ब से कमाल कर दिया उसने। बस्तर में ऐसे बहुत से बुजुर्ग होंगे जिनके पास इस तरह की जानकारियों का खजाना होगा। इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डिजिटाइजेशन होना चाहिए इसका, उन कहानियों का, उन परंपराओं का, कि हम कैसे पेड़ बचाते थे, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कितनी नष्ट हो गई, कितनी बचा सकते हैं। ये काम हम करेंगे तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी थाती होगा। आदित्य, मैं कंटिन्यू करूं या कि अभी और? जी निशा साहब, कुछ और आपके अनुभव हम जरूर जानना चाहेंगे। कि जैसा बहुत अच्छी बात दिलराज जी ने कही कि आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है ये, क्योंकि जब एक विद्यार्थी के नाते आपको लगा होगा कि ये चीज और मेरे स्कूल में होनी चाहिए, तब उस समय तो होनी चाहिए थी, आज आप कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? सर, मैं जब उस स्कूल का प्रिंसिपल था तो मैंने उस स्कूल को प्राइवेट स्कूल के शक्ल में लाने का प्रयास किया था, क्योंकि लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल के बराबर नहीं कर सकता है। लेकिन मेरी ये सोच है
कि प्राइवेट स्कूल में वो टीचर होते हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, और मेरे पास जो टीचर होते हैं वो सभी एग्जाम पास आउट होकर आते हैं, तो उनमें वो सभी काबिलियत है, लेकिन कभी कभी उनकी सोच में थोड़ी सी कमी होती है और वो अपने स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं बना पाते हैं। उसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी चाहूँगा और ग्रामीण जनताओं से भी अपेक्षा करना चाहूँगा कि वो अपने गांव के स्कूल को अपना समझे, अपना पूंजी समझे। यदि इस भाव के साथ वो सहयोग करते हैं तो बराबर आपका स्कूल जो है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं सरोना में पढ़ा और जब मैं प्रिंसिपल बना तो वहाँ की हर गतिविधि मैंने बदल दिया था। गांव स्कूल में मैंने एक माइक लगवाया था, माइक में प्रेयर होता था, पूरा गांव सुनता था। मेरा कॉन्सेप्ट था कि गांव के लोग सुने कि स्कूल में क्या हो रहा है। प्रतिदिन हर क्लास का बच्चा जो है वो प्रतिवेदन लेके आता था कि आज दिन भर में क्या हुआ। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उस स्कूल के अंदर क्या क्या हुआ, नेक्स्ट डे एक क्लास का बच्चा आकर पूरा प्रतिवेदन पढ़ता था। पहला पीरियड में कौन टीचर आया, उसने क्या पढ़ाया, सेकंड में कौन आया, उसने क्या किया, ऐसे ही पूरे 6 पीरियड का बायोडाटा नेक्स्ट डे वो रखता था। मैंने ये परिवर्तन उस स्कूल में लाया था। फिर मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 5 साल में प्रिंसिपल रहा उस स्कूल का, तो बच्चों के जो व्यक्तित्व विकास के जो गतिविधियां होती थी, और मैंने कभी भी फिल्मी गानों को महत्व नहीं दिया। मैंने अपने क्षेत्र के जो लोकल गाने हैं जिससे वो अपने संस्कृति से जुड़े रहें, अपने गांव के मिट्टी से जुड़े रहें, उन गानों को मैं महत्व देता था और उन गानों में बच्चों से सांस्कृतिक कार्यक्रम आमंत्रित करता था। आज मैं बहुत सारे यहाँ माताएं बैठी हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे पर नजर रखें, नजर रखें, उसको खुला ना छोड़ दें। जैसे मेरा बाप अनपढ़ जरूर था, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता था तो कम से कम 2 घंटा मेरे साथ वो बैठा रहता था। केवल बैठ के वो देखता था, जानता कुछ नहीं था। उससे बच्चे में एक हिम्मत पैदा होता है, सबल आता है कि यदि भविष्य में कुछ हो गया तो बाप संभाल लेगा। तो ये जो भाव है ये आपको जगाना पड़ेगा अपने बच्चों पर, बच्चों के प्रति ये जागरूकता लाना पड़ेगा। वो आपका भाव है, आप क्या सोचते हैं अपने बच्चे के प्रति। केवल ये ना कहें कि मैं तो स्कूल भेज दे रहा हूं शिक्षक जानेगा, नहीं जानेंगे आप, क्योंकि आपने कुछ सोचकर उस बच्चे को पैदा किया है। आपकी भावना है कि आपका उसके प्रति क्या लगाव है, क्या सोच के आपने उसको पैदा किया है। तो ये तब होगा जब आप उस पर नजर रखेंगे। तो मेरा आप सबसे अपेक्षा है, निवेदन है, करव्रत प्रार्थना है कि एक गरीब का लड़का आज आपके सामने जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में बैठा हुआ है, तो वो उसी का परिणाम है। मैं उस गरीबी से आया था जहां पर मैं बाजारों में मछली बेचकर पढ़ा हूं। एक चीज और आपसे शेयर कर रहा हूं सर, मैं क्लास 6वीं से लेकर BSc फाइनल तक बाजार में मार्केट में मछली बेचा करता था। बहुत सारे मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो जिला अध्यक्ष हैं भाई महेश जैन, वो मेरे गरीबी को जानते हैं। इन सब गरीब लोगों का आशीर्वाद है जिसके परिणाम में मैं जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, उन सबका आशीर्वाद है। जी निशा साहब, और दुनिया में सबसे आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं वो गरीब ही हैं। जी सर, ये आप तय मानिए। जी आप सबसे आग्रह है कि अपने बच्चे पर नजर रखें और जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और छोटा सा मेरा एक सुझाव जरूर रहेगा, मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा विद्यार्थी हूँ, और जैसे ही मैं 9th 10th 11th में आया, मेरी सबसे ज्यादा भिड़ंत हुई अंग्रेजी से। जहां कोई अंग्रेजी बोलना शुरू करता था मेरी सिट्टी पिट्टी हो जाती थी, गुम, या यस 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 आई विल, यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली, वहां गाड़ी अटकना शुरू हो जाती है। हमें अपने बच्चों को बहुत शुरू से अंग्रेजी बोलने का अभ्यास और अपने को, खासतौर से हमारी बिटिया लोग जो यहाँ हैं, इनको व्यक्त करने का अधिकार। कई बार इनके साथ ऐसी कई घटनाएं होती हैं, घर से निकलकर स्कूल तक आने तक, जो ये नहीं बोलती हैं किसी से। इनको मालूम है पिताजी को बोलेंगी एक लफंगा लड़का छेड़ता है, पिताजी स्कूल जाना बंद करा देंगे।
कई बार उसकी परिणति बहुत भयानक होती है। हमें स्कूलों में ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि एक बच्चों का मित्र हो, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लड़की से महिला टीचर बात करे, लड़के से पुरुष टीचर बात करे, कि जिससे उनके मन के भाव हम समझ पाएं। कि पिताजी रात में शराब पी के बहुत मारते हैं मां को, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है मैं पिताजी को मारूं, क्या करूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं, लेकिन ये किससे कहें, किसके पास जाएं? जी, मैं जब भी दौरे में जाता हूं तो जनरली बच्चों से ये बात मैं चर्चा करता हूं कि आज जैसे बोले किसी का स्कूल का क्लास का दर्शन क्या 40 है, मान लो 4-5 एब्सेंट हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है कि वो किसका दोस्त है जो आज अनुपस्थित है। मेरा पहला क्वेश्चन रहता है हमेशा बच्चों से कि किसका साथी है जो आज वो अनुपस्थित है। तो कोई हाथ उठा देता है तो बताता है सर कि मेरा दोस्त है। क्या आपने अपने दोस्त से बात किया? बोलता है नहीं। तो मैं उनसे तुरंत कहता हूं कि आप जब आज स्कूल से जाएंगे तो अपने दोस्त से मिलें, उनसे पूछें, क्योंकि आप आज स्कूल नहीं आए हैं तो मेरा जो स्कूल के टाइम में अधिकांश जो मन है वो आपकी तरफ लगा रहता है कि आप क्यों नहीं आए। उन दोस्तों को लेके आए और साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। तो जब तक एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक अपनी भावनाओं को हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जैसे सर ने कहा, तो ये बात मैं अक्सर बच्चों से भी कहता हूं कि आप अपने दोस्त बनाइए, दोस्त किसी का भी हो सकता है, और उसके बारे में जानें कि आज वो स्कूल क्यों नहीं आया और उसको दूर करने का प्रयास करें। उनके परिवार से बात करें या अपने सर को बताएं आके, सर मैं उनसे जाकर मिला था, उनको ये प्रॉब्लम है और वो अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहा है, आप शायद कुछ हेल्प कर दें तो उससे आगे बात बढ़ेगी। ये बात मैं बच्चों से चर्चा करता हूँ। बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका। मंडावी सर, आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, और खासतौर से जब हम आज कांकेर में बैठे हैं, उनको एक दिशा देने के लिए हम तैयार हों, क्योंकि यही भविष्य है कांकेर का। जी, मैं समझता हूं कि स्कूली शिक्षा के संबंध में डीओ साहब ने बहुत अच्छे से बताया है। जो चिंता की बात है हमारे समाज के लिए, वो है स्कूल और कॉलेज के बाद आखिर क्या। लगभग 90% जो बच्चे हैं वो कॉलेज के बाद उनको दिशा समझ नहीं आता है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी करना है, क्या पढ़ना है। वो उस समय बस ये है कि बस ये सिंपल ग्रेजुएशन करके बैठ गए हैं या 12वीं पास करके बैठ गए हैं। उसके बाद घर में भी अलग ताने पड़ते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई तो हो गया है, अब आगे आप क्या करोगे, कब नौकरी करोगे। इस समय मुझे लगता है हमारे बीच सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी माता पिता भी हैं, अपने बच्चों को सबसे जो इस संवेदनशील जो समय रहता है उस समय साथ देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये एक ऐसा समय है, टीनेज बोलते हैं इसको। टीनेज के समय में जो बच्चा जो अपने आप को संभाल पाया वो बहुत आगे बढ़ जाता है, जो संभाल नहीं पाया वो बिगड़ जाता है। यदि लगातार उसको समाज की ओर से घर, जहाँ उनका रात में रुकना रहता है, जहाँ हर कोई मानता है कि फाइनली जो है हम घर सब हमारा सबसे प्रिय है, होम स्वीट होम मानते हैं हम, यहीं उसको यदि ताने मिलना शुरू हो जाएं तो निश्चित ही वो डिप्रेशन में जाएगा ही। तो एक ऐसा समय रहता है जिस समय उसको ज़्यादा टोका टाकी नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल एक विचार है। क्योंकि ये उस बच्चे का पीढ़ी या उस बच्चे का जो है भविष्य बनाने का समय रहता है। वो समय, उस समय यदि हम थोड़ा से भी डिस्टर्ब दिखिए, ऑलरेडी डिस्टर्ब रहता है वो, यदि थोड़ा से भी डिस्टर्ब किए तो निश्चित ही फिर वह एक विस्फोटक रूप ले सकता है। तो ऐसे समय के लिए ही मैं समझता हूँ कि हमने जो स्टार्ट किया है, जो माओ मॉडल का हमने एक्सटेंडेड वर्जन जो हम अभी प्रयास किया था, माओ मॉडल का मंथन कार्यक्रम, जिसमें हम जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, चाहे कॉलेज पास आउट हो चाहे 12वीं पास आउट हो, उनको हम ट्रेस कर रहे हैं और ट्रेस करके हम कोशिश कर रहे हैं कि माओ मॉडल में कैसे भी करके हम उनको जोड़ सकें, ताकि एटलीस्ट जो है वो कम से कम कुछ पढ़ाई तो शुरू करे। क्योंकि अभी के समय में उनके पास मोबाइल है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, वो बस रील चला रहा है,
रियल दुनिया से तो बाहर हो गया है वो, तो उसको रील से रियल दुनिया में लाने के लिए ये एक हमने प्रयास शुरू किया है और निश्चित ही इसका परिणाम भी धीरे धीरे आ रहा है। तो माओ मोडल मंथन का हमने एक प्रयास हम कर रहे हैं। इसमें जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, वो युवा पीढ़ी जब कॉलेज पास आउट हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर एक हम गाइड कर रहे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम उस बच्चे के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। मतलब आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे छत्तीसगढ़ या फिर लोकल जो भी दूसरे स्टेट हैं उसके एग्ज़ाम होते हैं, मतलब अलग अलग लेवल के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। बैंकिंग सर्विस के होते हैं, रेलवे सर्विसेज के होते हैं। सभी बच्चों की कैपेसिटी बराबर नहीं रहती है। कोई बच्चा जो है अच्छा होशियार रहता है, कई बच्चे जो हैं उतने होशियार नहीं रहते, औसतन रहते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो सभी के लिए बराबर हो जाता है और सभी लोग एक समतुल्य हो जाते हैं। तो उस समय जो कमज़ोर बच्चा है वो निश्चित ही उनको लगता है कि मैं बिल्कुल फाइट नहीं कर पाऊंगा और फिर डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस समय की स्थिति के लिए कौन सा एग्ज़ाम हमारे उनके लिए उपयुक्त है उसका चिन्हांकन करके उसको सही दिशा दिखाने के लिए हमें प्रयास कर रहे हैं। और मैं खुद जो है आपको बताना चाहूँगा, जब मैं कॉलेज पास आउट हो गया था तो यही भानबेड़ा गांव है, तो मैं बहुत परेशान था, क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा था। मेरे सामने एक स्कूल था, हाई स्कूल था, वहाँ मैं टेम्प्रेरी पढ़ाने जाता था। 400 रुपया मिलते थे टेम्प्रेरी, मतलब वो लोग मासिक रुपये रख दिए थे। मैं क्या करूँ, कुछ ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। तो वही स्थिति आया। तो अल्टीमेटली घर में भी ताने मिलते थे, यहाँ भी मिलते, सब जगह समाज, सब जगह वही होता था कि आप क्या करेंगे। हमको ये पता था कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि क्या करेंगे। तो उस समय अपने आप को संभालने की आवश्यकता है और घर वालों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उसी का परिणाम जो है आज मैं यहाँ इस स्थिति में बैठा हुआ हूँ। तो मैं सभी जितने भी हमारे माताएं बहनें बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, सभी से निवेदन है कि उस सिचुएशन में कम से कम बच्चों को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। बस आप हल्का सपोर्ट कर देंगे कि बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, वो जो भी करेगा बिल्कुल सही करेगा, बस गलत दिशा पर जा रहा है तो उसको रोकिए, तो निश्चित ही वो कहीं ना कहीं वो आपका नाम रोशन जरूर करेगा। तो महत्वपूर्ण आपकी बात।